हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 5 से आज का काम शुरू करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, कि जो चॉइसेस दे रखी हैं, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन। जो ये चॉइसेस दे रखी है बेटा, ये 4 चॉइसेस हैं हमारे पास और हमें इनमें से चूज करना है उस इक्वेशन को हुज ग्राफ इज गिवन, जिसका ये ग्राफ दे रखा है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये बतानी है बेटा कि ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये कौन सी इक्वेशन के द्वारा ड्रॉ की गई है। तो इन 4 में से कोई एक हमारा आंसर होगा, हमें बताना है कि वो 4 में से कौन सा आंसर होगा। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? जब ग्राफ दे रखा हो, किसी भी लाइन का ग्राफ गिवन है और वहाँ से इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो बेटा सिंपल सा मेथड ये रहता है कि आप ये चेक करो कि उस लाइन के जितने भी पॉइंट्स आपको मालूम है, जितने भी पॉइंट्स आपको पता है, उन पॉइंट्स को गिवन इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। गिवन इक्वेशंस के अंदर क्या करेंगे? उन पॉइंट्स को जहां से लाइन पास कर रही है, उन पॉइंट्स को गिवन इक्वेशंस में पुट करेंगे। और अगर हर बार यानी कि जितने भी पॉइंट उस लाइन के अगर सारे के सारे सेटिस्फाई कर गए तो वो उसकी इक्वेशन हो जाएगी। जो लाइन ड्रॉ की गई है उसकी इक्वेशन कब होगी? जब जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट क्लियरली हम देख पा रहे हैं, अगर ये तीनों ही पॉइंट गिवन इक्वेशन इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो इसका आंसर हो जाएगी, वो इसकी इक्वेशन मानी जाएगी। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको इक्वेशन नहीं मान सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है y = x, हमें चेक करना है कि फर्स्ट इक्वेशन इसका आंसर है कि नहीं है। तो y = x फर्स्ट जो है इसका आंसर तब होगा बेटा जब ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करें। फर्स्ट पॉइंट लिया तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, तो y और x इक्वल है यहाँ पर। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या इक्वल है? यहाँ पर इक्वल तो नहीं है, एक तो +1 है, एक -1 है, और +1 -1 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए ये इक्वल नहीं हुआ, इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट चेक करते हैं, x + y = 0, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हमने फर्स्ट पॉइंट लिया और उनको ऐड करके देखा, यहाँ पर पुट किया बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट जो है ना यहाँ पर पुट किया हमने इस इक्वेशन में, तो -1 + 1 = 0। फर्स्ट पॉइंट ने क्या किया बेटा? इसको सेटिस्फाई किया। सेकंड पॉइंट 0 0, तो बेटा 0 0 किया तो 0 + 0 भी क्या आ गया? 0 आ गया, तो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। तो थर्ड पॉइंट क्या था? 1 - 1, तो यहाँ पर 1 - 1 रखेंगे, x के प्लेस पर 1 प्लस y की वैल्यू क्या है? -1। अब इस पॉइंट को पुट कर रहे थे हम, तो x के प्लेस पर बेटा x की वैल्यू, y के प्लेस पर y की वैल्यू। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैंसिल आउट होकर 0 = 0, तो वो भी सेटिस्फाई कर गया। तो जितने पॉइंट हमें मालूम थे उस लाइन के, उन सभी पॉइंट्स ने इक्वेशन को क्या किया बेटा? सेटिस्फाई। कौन सी इक्वेशन को? सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन हमारा आंसर हो गया। अगर आप कहें कि सर बाकी, तो बाकी बेटा आप पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो y = 2x, ये इसका आंसर बनता है कि नहीं? वैसे ये इसके आंसर बन नहीं सकते, क्योंकि किसी भी लाइन की एक इक्वेशन होती है, उससे ज़्यादा इक्वेशन उसकी नहीं बन सकती, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन इसके अलावा इसकी और इक्वेशन नहीं बन सकती, क्योंकि हर एक लाइन का एक यूनिक पाथ होता है, एक यूनिक इक्वेशन होती है। तो इस लाइन की केवल एक इक्वेशन हो सकती थी, वो बन चुकी। फिर भी अगर आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट इनके अंदर आप पुट करके देख लेना तीनों पॉइंट्स को, तो आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि थर्ड और फोर्थ पार्ट, किसी भी पार्ट को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर पाए। 1-2 पॉइंट सेटिस्फाई कर देंगे, काम नहीं चलेगा। तीनों पॉइंट जब सेटिस्फाई करेंगे तभी उसको इक्वेशन माना जाएगा। तो इक्वेशन चेक करने का सिंपल सा तरीका क्या था कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको आप इक्वेशन में पुट करो। अगर हर बार सेटिस्फाई हुआ तो वो उसकी इक्वेशन मानी जाएगी, अदरवाइज वो उसकी इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, किसी बॉडी ने जो वर्क डन किया, जो काम किया, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कि कांस्टेंट फोर्स हम लगा रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स जब हम लगा रहे हैं तो जो वर्क डन हुआ, जो काम किया गया बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं हम, फोर्स एक जैसा लगा रहे हैं, कम ज़्यादा नहीं कर रहे। फोर्स एक जैसा लगाते हुए हमें क्या करना है बेटा?
कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, दोबारा से पढ़ते हैं, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, जब फोर्स कांस्टेंट लगाया जा रहा है तो जो काम किया एक बॉडी ने इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा क्या बताया गया है, फोर्स को क्या करना है, कांस्टेंट लगाना है, एक जैसा लगाना, कम ज़्यादा नहीं करना। और जो वर्क डन किया गया ना किसी बॉडी के द्वारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो काम किया गया वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वर्क ट्रेवल्ड, टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा, जो बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस बात को ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, कि जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ऐसा इसने बताया। तो इसने आगे लिखा एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको किसमें एक्सप्रेस कीजिए बेटा, एक्सप्रेस करो इसको किसमें, इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, जो कितने वेरिएबल्स में हो बेटा, 2 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल्स के अंदर हमें इसको लिखना है, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मान लीजिए, डिस्टेंस को आप मान लीजिए और वर्क डन को कुछ मान लीजिए। तो डिस्टेंस को आप मान ले बेटा x, वर्क डन को मान ले y। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो y है, पहले लिख लेना कि लेट वर्क डन इज इक्वल टू y, वर्क डन इज इक्वल टू y एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू x। तो वर्क डन हमारा y है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आप इनको उल्टा भी मान सकते हैं, ये नाम रखने वाली बात मैंने आपको पहले ही बताया है कि नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये आ गया बेटा हमारे पास कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के, कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा काम माना जाएगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया काम ज़्यादा हुआ, डिस्टेंस कम किया तो काम कम हुआ, ऐसा साइंस में आप पढ़ते होंगे। और क्या करना था बेटा, अब इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना था। तो बेटा यहाँ पर जो वर्क डन y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब आप हटाते हैं तो आपको ये पता है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट के क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट जिसको मैंने नाम दिया बेटा k। आप k की बजाय कुछ और भी नाम ले सकते हैं, ABCD, मैंने यहाँ पर नाम लिया k। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, k इंटू x, ये बन के आ गया। लिख देंगे where k is any arbitrary constant। आर्बिट्रेरी वर्ड का मीनिंग होता है बेटा, आर्बिट्रेरी मीन्स मनचाहा, कि इसका जो मन करे वो हम मान सकते हैं। तो y इज इक्वल टू के एक्स, ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन। और आगे क्या लिखा, एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कांस्टेंट फोर्स कितना लेना आपको, 5 यूनिट। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप जो कांस्टेंट आपने माना हुआ है, किसको कांस्टेंट कितना माना था बेटा आपने, के, बताया भी ना कि के क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, के इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो के की वैल्यू अब इसने क्या कह दिया कि ग्राफ बनाते वक्त आप कितना लेंगे बेटा, 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स को लेना आपको 5 यूनिट्स। तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x, ये इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है बेटा, इसका क्या बनाना है अब आपको, ग्राफ। y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ हमारे लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है। y इक्वल टू 5x का ग्राफ आप आराम से बना लेंगे, x की वैल्यू को मानते जाएं, y की वैल्यू आती जाएगी। और उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करना, पहले तो आप इसका ग्राफ बना लेना, उसके बाद क्या चेक करना है वहाँ से, द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2 यूनिट्स। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि डिस्टेंस अगर 2 यूनिट हो तो वहाँ से आपको क्या बताना बेटा, वर्क डन। तो डिस्टेंस की वैल्यू 2 ले ले, आपको यहाँ पर तो डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना किस में है, क्वेश्चन में कैसे बताना बेटा, ग्राफ से। तो ग्राफ के अंदर आप पुट कर देंगे डिस्टेंस की वैल्यू 2 यूनिट्स, और डिस्टेंस को हमने माना हुआ है x। तो जो ग्राफ आपका है वहाँ पर जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे
इस तरीके से जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, तो y इज इक्वल टू 5x और x किसको माना हो आपने, डिस्टेंस को। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका होगा, यहाँ पर आपका जो है वर्क डन होगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितना लेनी है आपको, डिस्टेंस की वैल्यू लेनी है बेटा आपको 2 यूनिट्स। तो जब डिस्टेंस की तरफ 2 यूनिट आप जाएंगे तो उस जो लाइन बनी होगी उस पर ये देखना कि y की वैल्यू कितनी है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा तो मैं एक बार रिपीट कर दूँ। बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्सेस 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट लेते हुए आपको क्या बनाना था, ग्राफ, वो बना लेंगे आप। एंड आगे क्या है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन को बताइए आप कितना हुआ व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट हो तो x की वैल्यू को आप 2 यूनिट लेके जाओ और यहाँ से अब चेक करो कि जो लाइन आपकी बन के आई है, जैसी भी लाइन आपकी बन के आती है, कुछ इस तरीके की लाइन आपकी बन के आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो उस लाइन पर आप क्या चेक करेंगे बेटा कि उस जब x की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो वहाँ पर y की वैल्यू कितनी है उस पॉइंट पर, तो वो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है। तो y का मतलब क्या था, y किसको माना गया था, वर्क डन को। तो जब x की वैल्यू 2 आई, जब डिस्टेंस 2 हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई वो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो एक काम, दूसरा काम, जब y की वैल्यू 0 हो, y कौन सॉरी किसकी वैल्यू 0 हो, डिस्टेंस की, डिस्टेंस की वैल्यू 0। अब डिस्टेंस 0 है बेटा, क्या पढ़ा था कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना ही काम होगा। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करे तो काम भी नहीं माना जाएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 तो वर्क डन की वैल्यू 0। ये आप इसके अंदर पुट करके नहीं निकालेंगे, ये आप ग्राफ से चेक करेंगे कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई, वो भी 0 ही मिलेगी आपको। ग्राफ आपको खुद बनाना है बेटा, वहाँ से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार क्वेश्चन में ग्राफ जरूर बनाएंगे, उसके बाद आप पूछेंगे कि इसमें कोई डाउट रह जाता है तो। और क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल। यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चे हैं बेटा, यामिनी और फातिमा, ऑफ क्लास 9, 9th क्लास से, ऑफ अ स्कूल, किसी स्कूल की 9th क्लास के 2 बच्चे यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड, दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ₹100, 100 रुपये, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं बेटा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मिलकर। हमें ये नहीं पता कि यामिनी ने कितना पे किया और फातिमा ने कितना, लेकिन मिलकर जो है वो 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। तो जो भूकंप पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए क्या कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पे कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्यों पे कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत थोड़ी ना है, ज़रूरत तो उन विक्टिम्स को है, जो पीड़ित हैं उनको ज़रूरत है, तो वो प्रधानमंत्री को क्यों दे रहे हैं। बेटा प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड की जो बात है वो क्या होता है एक्चुअली कि वहाँ पर रिलीफ मीन्स आराम। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है वहाँ पर क्या होता है बेटा कि हम सब मिलके अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर देते हैं, और वो जो पैसे इकट्ठे हुए उन पैसों को जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, उन तक पहुँचाया जाता है। अभी हाल फिलहाल कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, और इस महामारी के अंदर आप सब भी, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो दुखी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी जो है मदद कर रहे हैं, और इस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं तभी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर उनकी मदद कोई भी ना करे तो उनका सर्वाइवल जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा, इसलिए क्योंकि वो जो है गरीब आदमी जो है, जो मजदूरी वाला आदमी होता है, दिहाड़ी वाला आदमी होता है, वो बेटा क्या करता है कि डेली जाके कमाता है। डेली जो उसको पैसे मिलते हैं वो इतना थोड़ा सा अमाउंट होती है, कई बार दिहाड़ी पे जा पाता है, कई बार उसको दिहाड़ी पे काम नहीं मिलता, तो जो थोड़ा सा अमाउंट उसको मिलता है ना, उसी से उसको अपना 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का जितना भी है वो अपना काम, उसको जो गुजारा है वो करना पड़ता है। उसी से उसको अपने बच्चों की फ़ीस भरनी होती है, जो राशन है वो लेके आना होता है, खाने पीने का सामान, सब चीज़ें उसी में उसको करनी होती है। तो बेटा अगर ऐसा हो जाए कि भाई जो है ना कि वो कई दिन से दिहाड़ी पे ना जा पाई, फ़िलहाल ऐसा ही तो रखा है, फ़िलहाल यही तो रखा है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी मज़दूर दिहाड़ी पर नहीं जा सकता, क्योंकि बेटा लॉकडाउन में अगर जाएंगे तो बीमारी फैल जाएगी, तो इसलिए हमें अपने घर पे रुकना चाहिए। घर से ही पढ़ाई हम कर रहे हैं एट प्रेजेंट।
तो वो जो मजदूर हैं उनको भी घर पे ही रुकना पड़ रहा है। और बेटा उनकी सेविंग्स तो होती नहीं, उनकी इतनी बचत तो होती नहीं कि वो जो है ना इतने लंबे समय तक, आज 40वां दिन है लॉकडाउन का, तो बेटा 40 दिन तक लगातार वो कैसे अपने घर का पेट जो है ना, घर वालों का जो पेट है वो पाले, किस तरीके से उनको वो खाना प्रोवाइड करें, किस तरीके से दवाइयाँ लेके आए, और जो बाकी ज़रूरतें हैं, किताबें हैं, ये बहुत सारी ज़रूरतें वो किस तरीके से पूरा करें। उनके लिए तो बेटा बहुत बड़ी ये विपदा के समय है, बहुत बड़ी दुखी, उनके लिए बहुत बड़ा जो है ना दुख का कारण है। फिलहाल तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बेटा क्या करें, इसका इलाज क्या हो? कोई जब तक उनकी मदद नहीं करेगा तो क्या बेटा वो इस बीमारी से, इस जो महामारी फैली हुई है, इससे वो पार पा पाएंगे? बेटा उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। अगर उनकी कोई भी मदद नहीं करेगा तो फिर उनके लिए इस मुश्किल घड़ी को पार कर पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो है ना जो यहाँ पर जो संपन्न लोग हैं, जो जिनके पास पैसे की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जो सेविंग्स जिनके पास हो जाती है, और जिनकी अच्छी नीयत होती है कि हाँ वो उनकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है, इंसानियत का जो अपना धर्म है उसको निभाना चाहते हैं वो, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो उनकी मदद करते हैं। किस तरीके से? अब यहाँ पर तो क्या होता है, हमारे आसपास तो क्या होता है बेटा कि हमें प्रवासी मजदूर यहीं पर मिल जाते हैं और हम उनकी मदद कर देते हैं, उनको खाना खिलाकर या इस तरह बाकी जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी करके उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन अगर क्योंकि ये आपदा तो बेटा यहीं पर हर जगह फैली हुई, पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन अगर ये मानो कि जैसे अर्थक्वेक है, भूकंप है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, तो जो भूकंप जैसी है या फिर बाढ़ जैसी जो आपदाएं आती हैं वो तो किसी पर्टिकुलर एरिया में आ जाती है, किसी खास एरिया में आ जाती है, वो तो पूरे के पूरे देश में तो नहीं आती, तो जहाँ पर, या पूरी दुनिया में नहीं आती, कुछ जगह पर आ जाती है खाली। तो बेटा जहाँ पर वो बाढ़ आई हुई है, जहाँ पर भूकंप आया है, उस समय पर भूकंप आने के बाद जो परेशानियाँ हुई, जो अस्त व्यस्त हो गया जीवन, उस अस्त व्यस्त जीवन को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, और उस समय पर सबसे पहले ज़रूरत उनके जो खाने और दवाइयाँ, क्योंकि जब भी आपदा आती है तो बेटा वहाँ पर बीमारियाँ आती हैं, तो दवाइयों की ज़रूरत और साथ साथ खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी ज़रूरत। तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए बेटा क्या होता है, उन चीज़ों को, अगर मान लीजिए गुजरात में जैसे भूकंप आया था और हम ये सोचें कि भाई गुजरात में जाके हम मदद करना चाहते हैं, तो बेटा गुजरात में जाकर तो हम मदद नहीं कर सकते। यहाँ से हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ 100-200 रुपये 500 रुपये तक का हम कंट्रीब्यूशन बमुश्किल कर पाते हैं। सच्चाई तो यही है कि बस इतना ही हम कर पाते हैं बहुत मुश्किल से। और उस कंट्रीब्यूशन को अगर हम ये सोचें कि बेटा जो है ना उस कंट्रीब्यूशन को हम खुद जाकर गुजरात के लोगों को दे के आएँ, तो वो तो संभव नहीं है बेटा, क्योंकि अगर हम खुद जाके गुजरात में दे के आएंगे तो उस दौरान हमारा जो है गुजरात तक आने जाने में कई दिन का हमारा समय जो है वो वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो उस दौरान हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, साथ साथ गुजरात तक आने जाने में हमारा जो पैसा है काफ़ी वो भी लग जाएगा किराए में, और वहाँ पर आने जाने में और जो खर्च हो जाते हैं खाने पीने की चीज़ों में, और इस तरीके से हमारा बहुत खर्च हो जाता है। जितना अमाउंट हम सोच रहे थे उनको दे के आने की, उससे कई गुना खर्च तो हमारा वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए बेटा हम खुद जाकर तो वहाँ उनकी मदद कर नहीं पाते। उसके लिए हम क्या करते हैं फिर कि गवर्नमेंट ने बना रखा है बेटा, सरकार ने बना रखा है प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। क्या बना रखा है बेटा? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। और उस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्या होता है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कर देते हैं जितना भी हम करना चाहें, घर बैठे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो नेट से हम क्या कर देते हैं बेटा, नेट से हम वहाँ पर जो एक अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जितना भी हम देना चाहें। और वो जो अमाउंट है सरकार उसका क्या करती है कि उसको गरीब लोगों के जो दवाइयाँ हैं और जो उनका खाने पीने की व्यवस्था है, ज़रूरतें जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए उस अमाउंट को यूज़ करती है। तो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और कुछ इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है आज का ये कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनके लिए 100 रुपये का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। तो जो 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन उन दोनों ने मिलकर किया है बेटा, उसके लिए हमें क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। जो इस बात को पूरा करे उसके लिए क्या बनानी है, आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। एक लीनियर इक्वेशन हम बनाना चाहेंगे। तो बेटा लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ से
वेरिएबल्स के बगैर इक्वेशन बन नहीं सकती। तो पहला काम हम क्या करें कि कुछ ना कुछ वेरिएबल लेके आए। वेरिएबल क्या होता है बेटा? वो नंबर जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो जिसका हमें पता नहीं होता, अननोन्स होते हैं जो। तो यहाँ पर अननोन कौन कौन है ये नहीं पता कि यामिनी ने कितने पैसे दिए और फातिमा ने कितना पैसा दिया, हमें उनका नहीं पता। तो उनको हम मान के, जिस चीज़ का नहीं पता उसी वही तो अननोन है, उसी को तो मान के चलना है, उसी को तो वही तो वेरिएबल होता है। तो बेटा मान के चलते हैं हम कि यामिनी ने जो पैसे दिए, लेट मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड कि जो पैसा दिया गया बाय यामिनी, कि यामिनी के द्वारा जो पैसा दिया गया वो कितना मान लिया हमने, x रुपीज़। लेट मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फातिमा, फातिमा ने जो पैसा दिया वो कितना मान लिया बेटा, y रुपीज़। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात क्या थी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात ये थी कि दोनों ने मिलकर रुपए दिए थे बेटा 100 रुपये, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100। दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए थे। अब मिलकर 100 रुपये उन्होंने दिए हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मिलके 100 रुपये दिए बेटा, तो दोनों के जो अमाउंट है उनको हम जोड़ देते हैं। यामिनी ने रुपये दिए बेटा x, फातिमा ने दिए बेटा y, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल अमाउंट होगी। मान के चले कि यामिनी ने दिए हैं बेटा 60 रुपये और फातिमा ने दिया बेटा 40 रुपये, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल अमाउंट आ गया, और अमाउंट है बेटा 100 रुपये। तो इसी तरीके से हमने इनको जोड़ दिया, तो ये अमाउंट कितना आ गया बेटा, 100 रुपये। हमें नहीं पता कि इसने 60 दिए, इसने 40, या फिर इसने 50, इसने भी 50, या फिर इसने 20 और इसने 80, हमें उस बात का नहीं पता। इसीलिए एक इक्वेशन यहाँ से हमने बना ली कि x + y = 100। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए आप क्या करें कि यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को रखें, जैसे y को रखा तो ये x प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस ऑफ x। अब x की वैल्यू आप लेट कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। यहाँ पर x की वैल्यू आप लेट करना और y की वैल्यू आती चली जाएंगी। x की वैल्यू को आप 10 के मल्टीपल्स में लेना, 10, 20, 30 इस तरीके से कुछ ना कुछ लेके चले, 10 के मल्टीपल्स में, 10 के पहाड़े में लेके चले, और उसके बाद y की वैल्यू भी आपको उसी रूप में मिल जाएगी। और फिर इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेंगे, ग्राफ इसका बना के क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे।